नमस्कार, न्यूज़ जंगल के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा, आप अनूप वाजपेयी। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार बनते नज़र आ रहे हैं या बन ही चुके हैं। अघोषित युद्ध चल ही रहा है और उसके तहत जो भी तैयारियां चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, उस पर हम गहन चर्चा करेंगे अनूप वाजपेयी से। ताज़े समाचार यही हैं कि तीनों सेना अध्यक्षों ने अपने सीडीएस को रिपोर्ट किया। सीडीएस की क्षमा कीजिएगा, रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई। तीनों सेनाध्यक्ष भी रक्षा मंत्री के संपर्क में समय समय पर ब्रीफिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सारे मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीज़ के साथ बैठ चुके हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य की तैयारियों के साथ हैं। 12 मई को एक सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की जाने वाली है, जिसमें समस्त सरकारी स्कूल, कार्यालय, बैंक आदि सब बंद रहेंगे और वो एक प्रतीकात्मक होगा कि भाई एक शांत, कह लीजिए कि जो जीवन है देशवासियों का, तो उस तरफ किया गया एक प्रयास माना जा रहा है। तो अनूप जी, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये घोषित युद्ध की तरफ देश जा रहा है? हाँ महेश जी, बिल्कुल घोषित युद्ध, बस युद्ध की घोषणा ही होनी है। अदरवाइज जो चल रहा है वो जंग ही है। मतलब वी आर वेरी मच इन्वॉल्व। और अब ये कहना कि हमने सीमा नहीं पार की है, इसलिए इसको युद्ध नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमने सीमा नहीं पार की, लेकिन हमारे असलाहों ने तो सीमा पार की है। सीमा पार करके वहाँ अच्छे भाषा जो चीज़ों को नष्ट किया है। तो और अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है जी, जो सूत्र बता रहे हैं कि अब तैयारी हो रही है थल सेना को के कदम आगे बढ़ाने, यानी एलओसी के उस पार नहीं। तो इस पर तैयारी चल रही है। आज रक्षा मंत्री ने इस पर्टिकुलर मुद्दे पर थल सेना अध्यक्ष से बात की है और थल सेना अध्यक्ष को अपनी सुविधा अनुसार फौज को एलओसी की तरफ मूव करने के सर्वाधिकार भी सुरक्षित करें। अच्छा, अभी एयर स्ट्राइक के बाद एक खबर ये भी आई थी कि जो हमारी जल सेना है, नेवी, उसने भी कुछ कराची बंदरगाह में हलचल मचाई है। हाँ। तो उसको लेकर के भी पाकिस्तान बहुत सशंकित है। ऐसे में अगर थल सेना ने भी सीमा पार करके कार्रवाई करने की बात विचार की जा रही है कि कैसे आतंकवादी अड्डों को, आतंकवादियों को समाप्त किया जाए, क्योंकि अभी तक सारा फोकस जो है हम लोगों का आतंकवादियों पर है। लेकिन जिस तरह कल जो है कुछ शहरों में पाकिस्तान के विस्फोट हुए हैं ड्रोन से, उन सब को लेकर के पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हलचल हो गई है। और हमारे यहाँ, हमारे देश में हमारी सेना, जिस पर हमें सबको गर्व है, तो ऐसा लग रहा है कि निर्णायक एक आर पार की लड़ाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जो सीमा पर जो गोलाबारी पाकिस्तान, तो ये भी खबर आ रही कि उन्होंने तोप के गोले छोड़ने चालू कर दिए सिविलियंस पे, हमारे सिटीजन्स पे। उसमें 12-13 लोगों की मौत की भी बात कही जा रही, दर्जनों के घायल की भी बात कही। तो ऐसे ये जो सीमा पार वाली जो लड़ाई चल रही है, तो ये अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन हुआ थल सेना का, तब तो सीधा सीधा घोषित युद्ध हो जाएगा। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो एक कदम आगे एलओसी, मतलब सीमा के एक कदम आगे बढ़ने भर की देर है कि वो जो सो कॉल्ड अघोषित युद्ध चल रहा है उसकी घोषित युद्ध में बदल जाएगा। सिर्फ एक कदम की देर है। तो एक कदम, अदरवाइज बाकायदा युद्ध हो रहा है और जैसे युद्ध में होता है वैसे सब कुछ हो रहा है। देखिए, युद्ध की पहली सीढ़ी पे तो हम लोग तभी चढ़ चुके थे, यानी 7 तारीख को, 7 मई को दोनों देश युद्ध की पहली सीढ़ी पे पैर रख चुके थे। अब ये है कि एक खबर और आई है, राइटर ने रिपोर्ट किया है उसको, कि चीन के एक फाइटर विमान है J-10, संभवतः यही नाम है उसका। तो J-10 बहुत सोफिस्टिकेटेड माना जा रहा है, तो उसका उपयोग करके उन्होंने कुछ नुकसान, भारत का नुकसान करने का दावा किया है, सीधा सीधा विमान गिराने का दावा किया। तो राइटर की इस न्यूज़ का आकलन बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने राइटर के रिपोर्टर को इस बात की किसी भी तरह इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। तो ये हो सकता है कि अब जो भी सूत्र उनका रहा हो कितना रिलायबल है, लेकिन नहीं। लेकिन इस बात को लेकर के एक आकलन चालू हो गया, क्या चीन के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन से पाकिस्तान उनको धड़ल्ले से उनका उपयोग करना शुरू कर चुका है? क्या लगता है? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक इस वॉर का, सो कॉल्ड वॉर का प्रश्न है, वो पाकिस्तान ने जो अटैक
इंडिया पर किया है वो चीन के हथियारों के भरोसे ही किया है। और चाइना इस पूरे अगर उसमें वर्ल्ड ऑर्डर में देखें तो चाइना ही एक ऐसा फिलहाल देश है जो हथियारों के तौर पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और ये जो भेजे हैं पाकिस्तान ने ड्रोन, टर्किश और चाइनीज ड्रोन बताए जा रहे हैं। हालांकि सब चीज़ें अभी बहुत कुछ ऑथेंटिक, हाँ, पुष्टि होना बहुत कठिन है। और मेरे हिसाब से कभी कोई बहुत चीज़ ऑथेंटिक तरीके से बताई भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये गोपनीय चीज़ें रहती हैं, गोपनीय तरीके से चलती हैं। और चाइना का जो वो है एंटी एयर मिसाइल सिस्टम, इसका भारत ने दावा किया है कि साहब हमने उसको बेकार कर दिया है। तो ये युद्ध है, युद्ध में दावे होते रहेंगे। वो अपने तरफ से दावे करेंगे, जैसे आपने बताया राइटर ने 2 प्लेन का कहा है, पाकिस्तान की टीवी ने जो है वो तो 4 प्लेन की बात कर रहा है। और इधर हम लोग भी 4 प्लेन की बात कर रहे हैं, 2 J-17 और 2 F-16 की बात कर रहे हैं, हमने उनका गिरा दिया है। तो ये तो चूंकि इस पर कोई ऑथेंटिक मोहर लगी हुई चीज़ नहीं आती, कोई प्रेस रिलीज नहीं होती है, तो ये दावे तो आपको पूरे युद्ध जब तक चलेगा तक सुनने को मिलेंगे। वास्तविकता क्या है ये देखने वाली बात होगी, और वास्तविकता का पता तब चलेगा जब युद्ध काफ़ी अपने लगभग अंतिम छोर पर होगा। हमारे देश के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि दूसरे देशों का एक समर्थन ले रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक ये कह लीजिए कि हम लोग जीत चुके हैं, डिप्लोमेसी में तो जीत ही चुके हैं। सपोर्ट हमको काफ़ी कुछ मिला, इजराइल और रूस जैसे देशों ने खुल के कहा है ये बात। और अमेरिका हालांकि दोनों कह रहा है आतंकवाद बंद होना चाहिए, दोनों देश शांति से रहें, इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान अमेरिका भी नहीं दिख रहा है। लेकिन चीन जो घोषित तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तुर्की घोषित तौर पर पाकिस्तान के साथ, इस तरह 3-4 देश हैं जो उनके साथ हैं। बाकी का समर्थन हमको, यहाँ तक कि ईरान भी ये बात कह रहा है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद की मुखालफत ईरान कर रहा है, जो कि भारत के पक्ष में जा रहा है डिप्लोमेटिकली। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भारत को सपोर्ट मिल रहा है, उससे क्या लगता है कि हम लोग एक तरह से विजय पथ पर बढ़ चुके हैं? देखिए, सच्चाई अगर आप सच्चे हैं तो आप हमेशा विजय पथ की तरफ अग्रसर रहेंगे। आपकी सही बातों को कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। आतंकवाद है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, ये पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तो BBC से खुलकर कहा है कि पिछले 3 दशक से आतंकवाद को पाल रहे हैं और आप ही लोगों के कहने पे पाल रहे हैं। तो ये तो कोई वो नहीं है कि, और जहाँ तक खेमेबंदी की बात है, तो पाकिस्तान के साथ चाइना और टर्की के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान के साथ अगर कोई देश खड़ा है तो इसलिए खड़ा है कि हम सच्चे हैं, हमारी बात सही है, हमने भोगा है आतंकवाद को। बिल्कुल। और ये जो अमेरिका ने अब आतंकवाद को आतंकवाद माना है, ये 9/11 के बाद माना है। उससे पहले तो अमेरिका कहता था कि ये साहब ये क्रिमिनल एक्टिविटी, जिसको हिंदुस्तान बेवजह एक्सट्रीमिज्म का हवाला देकर और UN में उठाता है। लेकिन जब उसके दांत खट्टे किए आतंकवादियों ने, तब उसको पता चला हाँ, एक आतंकवाद नाम की भी चीज़ है, टेररिज्म नाम की कोई चीज़ होती है विश्व में, जिसका खामियाजा 9/11 में होता पड़ा। अच्छा, इस वॉर में तो एक चीज़ और भी है अनूप जी, की बलूचिस्तान का जो वहाँ के रिबेलियंस हैं, जो एंटी पाकिस्तान उनका मूवमेंट चल रहा है, बाकायदे हथियारबंद हैं, वो भी मौका तारते ही पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर देते। तो इससे स्ट्रैटेजिकली आपको क्या लगता है कि भारत को इससे और मदद ही मिल रही है कि बलूचिस्तान? क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा। देखिए, भारत के सामने तो थाली पड़सी हुई रखी है, हमें निवाले उठा के खाने हैं। बस हमें ये चूज करना है कि कौन सा निवाला मुझे चटनी के साथ खाना है, कौन सा निवाला सब्जी के साथ खाना है, किस निवाले को कैसे किन चीज़ों में डुबो कर उनको मिक्स करके खाना है। बलूचिस्तान का आज प्रेस नोट आ गया है, बलूचिस्तान ने प्रेस नोट जारी कर दिया है कि 1 तिहाई बलूचिस्तान पर हमारा कब्जा हो गया है। BLA ने अपना प्रेस नोट जारी कर दिया है, 1 तिहाई बलूचिस्तान हमारे कब्जे में आ गया है। वो लगातार पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रहे हैं। अंदर इमरान के समर्थन में
जुलूस निकाले जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अलग पश्तून जो है वो झंडा अपना आज़ादी का बुलंद कर रहे हैं। देखा जाए तो बहुत आसान है सब कुछ। तभी देखिए वहाँ पर पाकिस्तान में आपको भय का वातावरण दिखाई देगा और हम लोग मस्त हैं, खुश हैं, मस्त हैं। अच्छा, एक युद्ध जो है भोगने की चीज नहीं है, मतलब उसको खुशी बनाने की चीज नहीं है। युद्ध अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन इसके बाद भी देखिए आप हिंदुस्तानी कितना खुश है इस बात से। बिल्कुल सही। अच्छा, पाक ऑक्युपाइड POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के एक आपको शायद याद होगा कि पाकिस्तान ने शुरू में एक बयान ये भी दिया था कि हम लोग शिमला समझौते से बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा पाकिस्तान बयान, उसके बाद कोई इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो LOC अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात करे या ना करे, लेकिन आपको क्या लगता है कि POK पर को कैप्चर करने में हमारी राह आसान हो जाएगी इस लड़ाई के बाद, खासकर बलूचिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मौका ऐसा है जिसको चूकना नहीं चाहिए। बहुत मैं आपको बताऊं कि इससे बेहतर मौका शायद हिंदुस्तान को अब POK लेने के लिए कभी नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर घाटी, जहाँ पर समझिए कि प्रो पाकिस्तानी स्लोगन, फ्लैग, इस सब तिरंगा जलाना, घटनाएं होती रही, हम लोग देखते रहे। लेकिन इस घटना के बाद पूरे जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का पुरजोर विरोध हो रहा है। हर लेवल पे हर छोटा बड़ा आदमी कर रहा है। तो एक माहौल तो बनता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी हर स्टेट की अपनी अपनी एक यूएसपी होती है। कहीं जैसे हमारा यूपी है, यूपी में जो यूपी की यूएसपी है, यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बहुत है, अलीगढ़ के ताले हैं, बनारस की साड़ियाँ हैं, ऐसे ही साउथ में कांजीवरम है ना। अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें हैं जो वहाँ की यूएसपी है, जो स्टेट की पहचान भी बनाती है और उस स्टेट को पैसा कमा के देती है वो चीज़ें। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की यूएसपी जो है वो थी टूरिज्म, जो पिछले कई सालों से, कम से कम मेरे साथ 20 से 25 सालों से बुरी तरह से प्रभावित था। और इधर जब 370 के बाद केंद्र सरकार ने वहाँ कवायद की, मेहनत की, वहाँ के लोगों को समझाया बुझाया, कुछ वहाँ डेवलपमेंट हुए, कुछ सड़कें बनी, कुछ टनल बनी, कुछ आने जाने का मतलब रास्ते बड़े आसान हुए। उसका धीरे से आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने करीब भाई समझो 35 या 40 देशों के राजनयिकों को हाँ याद है, हाँ बिल्कुल याद। दिखाने के लिए कश्मीर अब शांत है। और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर टूरिज्म को डेवलप किया, लोगों को उत्साहित किया कि आप आइए जम्मू कश्मीर। अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा। तो जब वो जम्मू कश्मीर जो कि टूरिज्म के नाम पर फलता फूलता था, वो एक कम से कम 25 से 30 साल फाके उसने बर्दाश्त किए, भूख बर्दाश्त की, गुर्बत बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर आतंकवाद था। 370 के बाद एक माहौल बना, लोग आने लगे, फिर से सत्संग हुआ, जम्मू कश्मीर, वहाँ के होटल भरे, वहाँ के शिकारे जो थे दोबारा से झाड़ आबाद होने लगे। तो जब पैसा आना शुरू हुआ तो कश्मीरियों को लगा यार कहाँ फंसे हुए थे, जीवन तो यही है, कमाओ खाओ, अपने ऊपर अपने परिवार के ऊपर खर्च करो और जीवन का ऐश करो। बिल्कुल सही है। सालों से जानते भी नहीं थे कि है क्या। अच्छा है क्या, पाकिस्तान के लिए क्या है कि वहाँ का टूरिज्म प्रभावित हो, वहाँ के लोग दोबारा गरीबी में आए, गरीबी में आएंगे तो जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो हम उन्हें कुछ असली लोग और खूब सारे नकली नोट पकड़ा देंगे, लो तुम इसको खर्च करो और ये लो बंदूक, अब तुम ये काम करो। तो उनको जिंदा रहना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना या जो भी पालना पोसना है, इसलिए मजबूरी में वो बंदूक उठाएंगे, नकली और असली नोट लेकर उसको भारत में चलाएंगे। तो ये उनका एक एंगल था पाकिस्तान का। और हमारे देश के लिए था कि जम्मू कश्मीर शांत हो, वहाँ दोबारा टूरिज्म हो, वहाँ लोग सरसब्ज हों, पैसे वाले बने, वहाँ पर और कंपनियाँ जाएँ, बड़े बड़े। अच्छा, वहाँ नॉर्मलसी लाने के लिए हमारी सरकार ने इंटरलोक्यूटर की टीम बनाई थी। उसमें पत्रकार का सहारा लिया, दिलीप पैटगांवकर। अब वो नहीं इस दुनिया में, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे, बहुत जेन्युइन और बड़े। हाँ, तो वो उसके चेयरपर्सन थे एंड ही वॉज देयर फॉर मंथ और 2। नॉर्मलसी के लिए कोशिश कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे लोगों से। तो वो चीज़ें हाँ, अब उनको लगने लगा था कि यार
एक बड़ा गैप होता है ना, 25-30 साल का एक बड़ा स्पैन था। बड़ा स्पैन। जो उस समय पैदा हुए थे बच्चे, वो 25-30 साल के हो गए थे, जो उस समय 25-30 साल के थे, हाँ। उस समय 60-65 साल के हैं। तो एक बड़ा स्पैन था जो कि टेंशन में, गुर्बत में, फकीरी में, गरीबी में गुजरा। तो जब उन बच्चों ने, जो 25-30 साल के थे, जब उन्होंने देखा कि नहीं यार, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ से ये भी होता है, यहाँ आमदनी का एक बहुत अच्छा, बड़ा सेफ और बड़ा सुंदर जरिया ये है, तो उसी को तो पाकिस्तान ने हिट किया। अच्छा, ये युद्ध आप, हालांकि हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं अभी पहले, कि अब लगता है कि ये एक सुनहरा मौका है कि पीओके को हम लोग हासिल कर लें, आगे बढ़ जाना चाहिए। मौका, इससे बढ़िया मौका देखिए, हम थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन अगर जैसे एक हमारे सिस्टम में रिजर्वेशन है, आरक्षण को लेकर बड़ी बहस होती है, बहुत सब कुछ होता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत है, क्योंकि किसी भी पार्टी में ना पॉलिटिकल विल है, ना उतनी हिम्मत है कि साहब उसको, आरक्षण को खत्म कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उससे वोट बहुत प्रभावित हो। सपोज करिए कोई ऐसा पीएम आ जाए जिसे मालूम हो कि हम 6 महीने बाद नहीं रहेंगे, और हम उसके बाद कभी जीवन में पीएम नहीं बन पाएंगे, जैसे चंद्रशेखर साहब आए थे, जैसे एच.डी. देवगौड़ा आए थे, गुजराल आए थे, आई के गुजराल साहब आए थे। अगर ये लोग इस तरफ एक ठोस कदम उठा देते, आरक्षण जानते हैं कि हम दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे, अब प्रधानमंत्री क्या ये हमारा आखिरी ओवर है, इसके बाद मुझे खेलना ही नहीं है, तो वो कर सकते थे, ऐसा कदम उठा सकते थे। तो इस बात की क्या गारंटी कि दूसरी सरकार आके फिर उसे लागू कर देती? वो लागू, तो डेमोक्रेटिक सेटअप में तो एक सिस्टम होता है जिसको सब चाहते हैं कि ना हो। हाँ, ऐसे ही सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो वो चीज़ एक ऐसी चीज़ थी, एक कदम उठाया, वही तो पाकिस्तान ने हिट किया। उसी पर तो सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीरियों का हुआ, तो कश्मीरियों को समझ में आया कि हाँ, अरे यार, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, तभी कश्मीरी मोहम्मद के लेके बाहर निकले, तभी उन्होंने आतंकवाद का विरोध शुरू कर दिया। पीओके में भारत का झंडा फहराने लगे, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे बढ़िया मौका, भाई साहब, मैं जी आपको बता रहा हूँ, इससे बढ़िया मौका नहीं है। अंदर से पाकिस्तान बुरी तरह से टूटा हुआ है, पीओके का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, आर्थिक मार भी पाकिस्तान झेल रहा है, आर्थिक मोर्चे पर भी उसकी लड़ाई बड़ी, हाँ, हिस्सा पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता है। आंदोलन चल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है वहाँ पर, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। इस मौके को बुलाना चाहिए। एक बात और आगे ये थोड़ा सा मैं अपने मन की बात, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जंग है, युद्ध हो गया, किसी भी इसको ऑपरेशन कहते हैं ना, ऑपरेशन सिंधु जी, किसी भी ऑपरेशन की 3 स्टेज होती है। एक स्टेज होती है प्री ऑपरेशन केयर, जो हम लोगों ने की, विदेश मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने सबने मिलकर एक जनरल कंसेंसस बनाया, इतनी बड़ी घटना हुई, धर्म उसके मारा, इस तरह की, तो एक प्री ऑपरेशन केयर कर ली, अब ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट समय है। बिल्कुल। इसके बाद एक समय आएगा पोस्ट ऑपरेशन, यानी जब युद्ध खत्म होगा, उसके बाद की स्थितियां, परिस्थितियां क्या होंगी, कैसे हम सबको मिलकर उस परिस्थिति से निपटना है, बिल्कुल, वो मनस्थिति भी सरकार को बनानी पड़ेगी। हम लोग मान के चल रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होगा, कुछ महंगाई बढ़ेगी, हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आएगी, हमें उस तरफ भी बहुत समझ बूझ के चलना पड़ेगा, और इस बात को समझना पड़ेगा कि हम इस समय खुश तो हो रहे हैं कि पाकिस्तान को पीट दो, पीएमओ को छीन लो, ये सब चीज़ें कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन होता है, और इसके बाद जो परिणाम आते हैं उनको फेस करना बड़ा कठिन। थैंक यू वेरी मच अनूप वाजपेयी जी। तो ये थे अनूप वाजपेयी जी जो हमारे साथ चर्चा में शामिल रहे। अब हम चलते हैं दिल्ली वरिष्ठ पत्रकार पंकज श्रीवास्तव के पास। उनका आकलन, वो काफ़ी क्लोजली चीज़ों को वॉच कर रहे हैं और विभिन्न चैनलों में जाते हैं, उनसे बात करके देखते हैं कि क्या है। और इस पॉडकास्ट को समाप्त करूं उससे पहले कैफ़ी आज़मी का मैं एक शेर आप अर्ज करना चाहता हूं आपके सामने। जंग रहमत है लानत, ये सवाल अब ना उठा, जंग जब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी, दूर से देख लब भड़के हुए शोलों का जलाल, इसी दोज़ख के किसी कोने में जन्नत होगी। दोस्तों और साथियों, हम आज के अर्जुन ही तो हैं। नमस्कार। जी नमस्कार।
सर जी आप आदेश बताइए कैसे। अब यही मौजूदा हालात पे कुछ बात करना चाहते थे, क्या अभी शुरू कर सकते हैं? समय है? मतलब क्या आप उसमें हमारा यही सवाल होगा कि जिस तरह जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, आज बैठकों का सिलसिला जारी है, हमले भी हो रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में कुछ ये मामला तेज भी हो सकता है? और मतलब आपको फोनो चाहिए या आपको लिखने के लिए चाहिए? फोनो। फोनो, लेकिन हम कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में नहीं दे सकते। नहीं, हम मीडिया पर्सन के रूप में लेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में नहीं। कितनी देर बात करनी है? आप बता दो, जितना आप उपलब्ध हो, जितना बोल सकते हो। नहीं इतना नहीं है। हमको भी शूट पे निकलना है। हाँ। 5-10 मिनट के अंदर हो जाएगा आराम से, और उससे कभी पे हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करिए फिर। अभी से? हाँ, शुरू कर दीजिए। हाँ, ठीक। पंकज जी नमस्कार। आप जो हालात हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर के, उन पर पैनी नजर रखे हैं और उसकी समीक्षा भी करते हैं, आकलन भी करते हैं। तो बताइए कि जो डेवलपमेंट हुए हैं आज, जिस तरह राजनाथ सिंह ने अभी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने उनसे बात की, पूरी ब्रीफिंग ये सब होता रहा, और प्रधानमंत्री ने खुद सेक्रेटरी से बातचीत की, सभी सेक्रेटरी से सामंजस्य बनाने की बात कही। तो इस तरह की अभी नड्डा का भी आया कि हेल्थ के एस्पेक्ट पे पूरे देश में 12 तारीख को छुट्टी भी रखने की बात चल रही है, 12 मई को। तो ये सब जो हालात हैं, और सीमा आर पार जो फायरिंग हो रही है, तो और इसके साथ ही साथ ड्रोन या उनके हवाई जहाज और हमारे भी हवाई जहाज सक्रिय हैं, इन सबको देखते हुए क्या लगता है निकट भविष्य में क्या ये वॉर तेज हो सकती है? देखिए, भारत सरकार की ओर से युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई है और अभी भी एक मिलिट्री ऑपरेशन ही है, लेकिन हालात तो युद्ध जैसे ही हैं। अब हम लोग जो सीमा से बहुत दूर हैं वो इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत सी उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सीमा के करीब हैं या सीमा पर हैं, जो हमारे भारत के नागरिक जनता, वो तो उसी स्थिति से गुजर रही है जैसे कि युद्ध में होती है। कभी गोले गिर रहे हैं, कभी मोर्टार चल रहा है, चारों तरफ यही हाल है, कई लोग मारे गए हैं, इसकी खबर भी है। तो अब कितना बढ़ेगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी नजर में युद्ध तो शुरू हो गया है, क्योंकि जब दोनों तरफ से इस तरह से बमबाजी हो रही, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं, तो फिर युद्ध की घोषणा तो एक औपचारिकता ही है। अब ये क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को लेकर थोड़ा सशंकित है कि ये दो न्यूक्लियर पावर हैं, और जिस तरह का माहौल, जिस तरह की एक पूरी बात है, उसमें अगर कोई वाजिब वजह नहीं मिली युद्ध को रोकने की, तो ये बढ़ता जाएगा। खास तौर पर भारत का एक मजबूत पक्ष ये है कि भाई आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की ओर से घोषित नीति की तरह चला आ रहा है। पाकिस्तान इनकार करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो G7 देशों ने बनाई थी, जिसमें आतंकी संगठनों से रिश्ता रखने वाले, उनको मदद करने वाले, उनको आर्थिक सहयोग देने वाले ऐसे देशों को वो काली सूची में डालते थे। तो पाकिस्तान कुछ समय पहले तक ग्रे लिस्ट में था, उनकी काली सूची में नहीं था लेकिन ग्रे लिस्ट में था, जिससे निकलने के लिए उसको कई कार्रवाइयां भी करनी पड़ी, कई आतंकवादियों को गिरफ्तार भी करना पड़ा, संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाना पड़ा। उसके बाद ही अभी वो 2022 में, उसके बाद 23 में निकल पाया है। तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है आतंकवादियों को पालने पोसने का। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, अभी उन्होंने एक टेलीविजन चैनल में इस बात को स्वीकार किया है कि हम कई दशक तक आतंकवादियों को पालने का गंदा काम करते रहे। हालांकि ये तंत्र था उनका अमेरिका के लिए कि उसके कहने पर, खासतौर पर अफगानिस्तान में जो युद्ध सोवियत रूस वाला निकालने के लिए, तो उसमें अमेरिका ने पूरा मुजाहिदीनों को हर तरह की मदद की, पैसे की भी, हथियार की भी, उन्नत हथियार दिए। तो अमेरिका तो वहां से चला गया, लेकिन वो हथियार जो हैं वो सब उन्हीं मुजाहिदीनों के हाथ में आए। आज वो पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं बहुत से मोर्चों पर। तो
पाकिस्तान ने लेकिन ये माना कि वो कोई संप्रभु राष्ट्र की तरह अपनी नीति नहीं बनाता रहा, बल्कि वो अमेरिका और ब्रिटेन के इशारे पर आतंकवादियों को मदद देने का गंदा काम, जैसा उन्होंने कहा, करता रहा। तो पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में ये बात स्पष्ट है, जबकि भारत एक विकास करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भी है, वो एक सभ्य देश के रूप में दुनिया के सामने है। पाकिस्तान की कुल अब तक की जो यात्रा है 78 साल की लगभग, उसमें 31-32 साल तो सैनिक तानाशाहों के अंदर में है। जो विपक्ष में वहाँ हटता है वो फिर जरूरी नहीं कि वो जिंदा भी रहे, जेल तो जाना ही पड़ता है आमतौर पर। पंकज जी, अभी एक माफ करिएगा बीच में टोक रहा हूँ, अभी राइटर ने खबर दी है कि चीन का कोई एयरक्राफ्ट फाइटर है वो J-10, तो पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया और उससे जो भी प्रहार किया तो उसमें भारत के 2 विमानों को नष्ट करने का दावा किया गया। तो इसको लेकर के ये आकलन अमेरिका के सोर्सेज से भी आया और इसको अमेरिका इस तरह देख रहा है कि वो चीन के हथियारों को आकलन कर रहा है कि ताइवान वाले कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है कि वो क्या कर सकता है वो उसकी। देखिए महेश जी, अगर हम लोग चूंकि भारतीय नागरिक हैं और भारत से प्यार करते हैं, तो हम मतलब एक भारतीय होकर ही ऐसी स्थिति में सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। लेकिन जब एक पत्रकार के रूप में आप देखते हैं तो आप दुनिया के इतिहास पर नजर डालते हैं तो ऐसे युद्धों का इस्तेमाल तकनीकी के परीक्षण के लिए भी किया जाता है आमतौर पर। और आप देखें तो जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है, मैं आपको बता वहीं आ रहा हूँ जो आपने पूछा है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था एटम बम के परीक्षण के साथ, जिस चीज की जरूरत नहीं थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम डाल के अमेरिका ने ये देख लिया था कि ये कितना प्रभावशाली है या नहीं है, और उसकी भयावहता हम सब जानते हैं। तो इन युद्धों में अमेरिका में खास तौर पर जो हथियार लॉबी है वो बहुत प्रबल है और मतलब बहुत ज्यादा जो वहाँ का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो वहाँ की राजनीति और अर्थनीति सबको इस्तेमाल करता है, प्रभावित करता है और नजर रखता है कि दुनिया में किस तरह से तकनीक का विकास युद्ध क्षेत्र में, सामरिक महत्व के हथियारों जो उपकरण है उनके क्षेत्र में हो रहा है। तो चीन चूंकि एक बहुत कहा जाए क्लोज एक सोसाइटी या कह लीजिए कि पॉलिटी है, जहाँ की वैसा लोकतंत्र नहीं है कि कहीं के भी पत्रकार जाके वहाँ के बारे में खबर कर सकें, लिख सकें। तो चीन के बारे में उनके आप जो आधिकारिक जो उनका न्यूज है, अखबार है, ग्लोबल टाइम्स है, जो भी वहां से ही प्राप्त करते हैं, तो बहुत अंदाजा नहीं लगता। तो ये वो सटीक मौका है कि अमेरिका ये देख रहा है कि जो इसका चीन का जो भी हथियार इस समय क्योंकि इस समय पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा चीन पर निर्भर है। पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को अब उतनी नहीं रही जितनी की कभी हुआ करती थी शीत युद्ध काल में। इस समय चीन और पाकिस्तान का एक गठजोड़ बना है और चीन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बाकायदा लगभग बन ही गया है, वो जो कि जो पूरा वो POK से होके निकलता हुआ और पूरा अरब सागर तक पोर्ट तक जा रहा है। तो चीन का बहुत ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट भी है और पाकिस्तान के जरिए वो एक अपना आर्थिक साम्राज्य जो है, खास तौर पर जो बंगाल इधर हिंद महासागर से होकर घूम के जो जाना पड़ता था उसे, उसकी जगह वो अगर सीधे उधर पहुंच जाए, कराची के पास एक पोर्ट है वहां पर अगर वो पहुंच जाए तो उसका सामान उसकी दूरी भी घट जाएगी, जो लंबा भी चक्कर लगता था, और वहां से वो यूरोप और दूसरे दुनिया की ओर वो बढ़ सकता है। तो बहुत ज्यादा उसका इंटरेस्ट है और इसलिए वो खुलकर उसने पहले भी कहा था, हालांकि अभी कल तक उसने इतना ज्यादा अपना हस्तक्षेप नहीं दिखाया, लेकिन अभी जो अगर राइटर्स की खबर आई है कि उसके लड़ाकू विमान का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, तो फिर एक गंभीर चिंता का विषय है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में भी ये बात कही जा रही है, ऐसा समझा जा रहा है कि तुर्की, चीन, ये जैसे 3-4 देश हैं जो पाकिस्तान के लिए काफी कुछ मददगार साबित हो सकते हैं। अब क्योंकि चीन जो है उसमें से एक ऐसा देश है कि जो हथियारों के मामले में भी काफी सोफिस्टिकेटेड हथियार रखने के लिए माना जाता है, तो एक परोक्ष मदद पाकिस्तान को तो मिल ही रही होगी, क्या लगता है आपको? परोक्ष नहीं, ये तो प्रत्यक्ष मदद है। उसने पहले ही कहा भी है, उसने चीन ने पाकिस्तान के साथ वो खड़ा है, ये उसने बाकायदा ये जो
लड़ाई शुरू होने के पहले ही ये बात कह दी थी, और ये बहुत ओपन सीक्रेट है, इसमें कुछ भी छिपा नहीं है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बल्कि पाकिस्तान की जो मतलब हथियार है इस समय उसके पास, वो अमेरिकी कम है और चीनी ज्यादा है। तो ये तो बहुत ओपन है, मतलब कि कोई इसमें जरा सी भी छिपी हुई बात नहीं है कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक शक्तिशाली एक ऐसे देश के रूप में उभरे जो उसे सीधी चुनौती दे। और हालांकि भारत और चीन की तुलना पूरी दुनिया करती रही है, क्योंकि दोनों लगभग साथ ही आजाद हुए उपनिवेशवाद से। बाद में हमने चूंकि लोकतंत्र का रास्ता चुना तो हमारे लिए मुश्किलें थोड़ा ज्यादा थी, इसके बावजूद एक खुले समाज के रूप में, एक स्टडी लोकतंत्र के रूप में धीरे धीरे दुनिया में भारत की साख चीन से कहीं ज्यादा थी। लेकिन आर्थिक रूप से और पिछले 40-50 साल मैं इस बात को कहना चाहूंगा, खासतौर पर जब भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई कि पाकिस्तान भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करना चाहता था, तो हमने जो पिछले 30-40 साल गंवाए हैं अपने सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण, उस बीच ही चीन बहुत आगे चला गया। क्योंकि सन 80 के आसपास से भारत और चीन की स्थिति आर्थिक मोर्चे पर, तकनीकी मोर्चे पर लगभग समान थी। लेकिन फिर हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद विवाद और दुनिया भर की चीजें शुरू हुई और हम उस लड़ाई से डिरेल हो गए, एक तरह से उस होड़ से डिरेल हो गए, और चीन आज हमसे काफी आगे निकल गया है, ये बात बहुत स्पष्ट है। अच्छा, एक अंतिम तो भारत के लिए भी ये मौका है कि वो चीनी हथियारों का एक तरह से जैसे अमेरिका देख रहा है वैसे भारत भी देख रहा है कि कौन से हथियार हैं, क्योंकि जो उधर का फ्रंट है, चीनी फ्रंट, उसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते। वो एक खास तौर पर जब अक्साई चिन और पूरा जो वहां से पीओके सब जुड़ा हुआ है और 370 अनुच्छेद के समाप्त होने के बाद चीन ने ये भी कहा था कि इसने हमारे लिए भी रास्ता खोल दिया है कि अब ये मतलब उसका भी हस्तक्षेप उसका उसने विरोध किया एक तरह से। तो मेरा ख्याल है कि अब ये भारत भी देखेगा कैसे हथियार है चीन के। अगर चीन के हथियार जैसे 2-3 दिन से हमारे मीडिया में चला कि वो तो बेकार हैं, ये हैं वो हैं, जैसा कहा गया, हालांकि मैं अभी बहुत भरोसा नहीं करता जिस तरह की मीडिया की बमबारी हो रही है खबरों की। लेकिन ये तो नजर सबकी रहेगी, अमेरिका की भी रहेगी, भारत की भी रहेगी कि चीनी हथियार कितने दरअसल वो हैं, कितने काबिल हैं, कितने प्रभावोत्पादक हैं। जी, एक अंतिम सवाल ये था कि ये बात भी उठ रही है कि पहलगाम की घटना की, जो आतंकी घटना हुई है, उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए, ये कुछ देश भी ये बात कह रहे हैं। तो ये जो मांग चल रही है, जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, तो ये क्या, आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस पर, क्या टिप्पणी? देखिए, सामान्य स्थितियों में जांच तो किसी भी चीज की होनी चाहिए। सामान्य स्थितियों में भारत ने जब पहले कई हमले हुए उसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व भी किया, लेकिन अब जो बातें एकदम स्पष्ट हैं और भारत से एकदम मना कर दिया कोई जांच की जो पेशकश हुई वहां से, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत से आतंकी जो वैश्विक लिहाज से आतंकी घोषित हैं, वो वहाँ बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, हाफिज सईद वगैरह। जमात-उद-दावा जो पूरा वहाँ का एक तरह से मुखौटा संगठन है सामाजिक काम करने के नाम पर, वो जिस तरह से वहाँ पे तमाम गतिविधियां करता है वो सब लोग देख रहे हैं। और पिछले दिनों खुद पाकिस्तान में ही आखिर ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, ये भी माना गया, जहाँ से पकड़ के वो भी। तो पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह है, इस बात पे कोई बहस नहीं है। और जिस तरीके से भारत सरकार के पास, सेना के पास इस बात के सबूत थे कि इनके हैंडलर सीमा पार बैठे हैं, उसके बाद सेना ने और भारत सरकार की ओर से ये सोचा गया कि भाई कोई जांच की जरूरत नहीं है, अब एक्शन लेने की जरूरत है। तो एक ये फैसला है, उस पर क्या कहा जाए, ये सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति तो यही होती है कि कोई घटना हो तो उसकी जांच हो, लेकिन जांच में आप शामिल हो या जांच हो, इसके लिए आपको एक सभ्य व्यक्ति के रूप में आपकी भी साथ होनी चाहिए ना। तो पाकिस्तान की साथ ही नहीं है, समस्या ये है। और वो आतंकवादियों को समर्थन देने या उनके साथ खड़े होने के लिहाज से कई बार रंगे हाथ पकड़ा गया है।
और वो उनकी पूरी पॉलिसी रही है भारत को, खास तौर पर जिया-उल हक के समय से, कि 1000 घाव दो और 1000 घाव से इनका खून निकालो, छोटे छोटे हमले करो। 71 में हारने के बाद और बांग्लादेश टूटने के बाद, इसमें बांग्लादेश ही नहीं टूटा, इनकी 2 नेशन थ्योरी भी खत्म हो गई, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद ये सब जानबूझ के इन्होंने शुरू किया। खालिस्तान के भी आंदोलन को इन्होंने पूरा मदद की थी। और 2 नेशन थ्योरी अभी जो इनके आर्मी चीफ ने बोला, तो यही बताता है कि अभी भी ये लोग जो है वो 20वीं सदी की शुरुआती दौर में फंसे हुए हैं जो हैं, और इनकी दिमागी हालत जो है एक आधुनिक विश्व के लिहाज से अपने को ढाल नहीं पा रहा है। और अभी भी ये 2 नेशन थ्योरी में फंसे हुए हैं। भारत में, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा भारत में मुसलमान हैं। ठीक है, समस्या होती है, यहाँ भी है, लेकिन वो भारत का आंतरिक मसला है। और जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी करते हुए सड़क पर हैं, उन तस्वीरों को देखना चाहिए मुनीर साहब, जनरल मुनीर को, और फिर शर्म से 2 चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय मुसलमानों की निष्ठा पर, उनकी देशभक्ति पर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो संभव नहीं है। अब पाकिस्तान खुद को बचाए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में वो एक असफल, नाकाम, फेल्ड स्टेट साबित हुआ है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, फिर बातचीत होगी।